आप एनटीडीएनटी के बारे में क्या जानते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि आपने एनटीडीएनटी को देखा जरूर है। हमारी जो पीढ़ी है वो फर्स्ट जनरेशन है जो एटलीस्ट कॉलेज तक या स्कूल तक जा पाई है। आपण हे समुदाय बघायला गेले तर ते स्वतः एवढे स्ट्रॉंग आहेत की त्यांना आपण एक नेतृत्वाचा एक मार्ग आहे तो फक्त दाखवण्याचं काम करत आहोत। बाकी त्यांचं नेतृत्व ते स्वतः घडवत आहेत। दुख की बात यह है कि जहाँ पे हर स्कूलों में, हर बस्तियों में हम भारत के लोगों से जो हमारी शुरुआत होती है, भारत के संविधान से, आज भी एनटीडीएनटी जो है, घुमंतू भटकन समुदाय जो है, जो करीबन भारत का 10 करोड़ के आसपास का पॉपुलेशन है, कुछ कम पॉपुलेशन नहीं है। इनकी जनसंख्या जो है वो भारत के जनसंख्या में 10 से 11% की जो है वो जगह रखती है। लेकिन दुख और चिंता के साथ ये कहना पड़ता है कि आज भी एनटीडीएनटी भारत के संविधान के अंदर की जो पहली लाइन है, हम भारत के लोग, उसके अंदर हम में वो अपनी जगह जो है वो ढूंढ रहे हैं। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। मैं दीपा पवार, मैं अनुभूति संस्था की संचालिका और संस्थापक हूँ। अनुभूति संस्था जो है वो काम करती है घुमंतू भटकन समुदाय के साथ। भारत के अंदर करीबन 200 तरह की जनजातियां हैं जो घुमंतू समुदाय के अंदर आती है। कि एनटीडीएनटी हमेशा खेलों को लेकर, मनोरंजन को लेकर, भाषा को लेकर उपजीविका करते हैं। वो आपके दरवाजे पे आते हैं, आपकी बस्तियों में आते हैं। मुख्य प्रवाह में रहने वाले लोग बस लोग नहीं है, वो निर्णयकार है, वो सेवा देने वाले हैं, वो अलग अलग समुदाय है जो इन समुदायों से जुड़ सकते हैं। लेकिन कई बार आसानी से नज़रअंदाज करना, कभी दुर्लक्ष्य करना और कभी ऐसे सारे समुदायों के प्रति एक संवेदना कम पड़ना, ये भी कारण है कि एनटीडीएनटी समुदाय जो है वो मुख्य प्रवाह के किनारे तक भी नहीं पहुंचे हैं। मुख्य प्रवाह में शामिल होना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन मुख्य प्रवाह की रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज़ है जो थोड़ा सा समय नहीं देती है उन समुदायों को जो इस रफ्तार के साथ एक तरह से अपनी रफ्तार मिला पाए। मेरा नाम करणनाथ व्यास है, बाप का नाम केशवनाथ व्यास है। बहुरूपी समाज है हमारी। मैं एमपी से आया हूँ। गोवा आके भी 30-32 साल हमको हो गए रहते रहते। हम लोग बहुरूपी समाज है होते हैं, वो कला दिखाते हैं हम लोग। राम, लक्ष्मण, हनुमानी, शंकर, बंदर, भालू सब बनते थे हम लोग। आजकल वो समाज में रहा नहीं। वो टीवी चैनल जब से चालू हुआ है, जब से हमारे लोक कला का जो सामान था, सिस्टम खत्म हो चुका है। हम लोग पहचानते नहीं, हमारी पहचान खत्म हो चुकी है किधर न किधर से भी। आज का युवा पीढ़ी के लोग तो पहचानते कि बहुरूपी कौन चीज़ होते हैं। हमारी कला पर गाँव में लोग जो बड़े बड़ी शादियों में, ब्याहों में हमको बुलाते थे, हमारी कला का प्रदर्शन होता था। हम लोग राम बनते थे, लक्ष्मण बनते थे, हनुमान जी बनते थे।
आजकल वो कला नहीं चल रही है, हमारा कला बंद हो चुका है। तो हम लोग सरकार से भी यही मांग करते हैं कि हमारी जो खानदानी पीढ़ी है, बहुरूपी काम हमारा खानदानी काम है। स्टेट से हम लोग ये काम करता है। हम लोग राजा महाराजों के राज से हमारा ये बहुरूपी का ही काम है। हम लोग बहुरूपी का ही काम करते थे। हमारी पहचान बंद हो चुकी है, तो इसके लिए हम लोग सरकार के पब्लिक क्या समझती है, ये नकली पुलिस है, ये बहुरूपी बच्चा चोर है। तो इसके लिए हम लोग अब कब तक ये जिंदगी काटते रहेंगे, इसके लिए हम लोगों ने सबने मिलके ये एक संस्था खोली है हमारे बच्चे पढ़ने के लिए। उस पढ़ी होगा तो बच्चे पढ़ेंगे आगे, तो हम लोग ये धंधा हमारा बंद होगा। और हमारी शिक्षा नहीं मिल रही, हमारे बच्चे पढ़ते लिखते नहीं। हम लोग गाँव भटकते फिरते थे। हम लोग भटकिया समाज लोग हैं, तो 4 दिन यहाँ रहते, 4 दिन वहाँ रहते, महीना 2 महीना वहाँ रहते, ऐसे घूमते फिरते थे। तो हमारी पहचान बिल्कुल नहीं है। बाकी हम भी हैं भारत के रहने वाले, हम भारत के रहने वाले हैं, भारत के नागरिक हैं हम लोग। हमारे यहाँ के परंपरा से, हमारे स्टेट के जमाने से हमारा ये काम है, बहुरूपी का काम। जय शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी। हम अगर ये सोचे कि हमारी घरों की संकल्पनाएं क्या है, आप घर किसे कहेंगे, तो आप घर कहेंगे जहाँ पे 4 दीवारियाँ है, राइट, उसे घर कहेंगे। लेकिन हम अगर हमारे घरों से थोड़ा सा बाहर निकल के देखें और सोचे क्या हमारे इर्द गिर्द ऐसे भी घर है जिनकी 4 दीवारी नहीं है, जो 2 साइड जिसे कहे कि प्लास्टिक में रहते हैं, 2 साइड का प्लास्टिक है या किसी भी पतरे का प्लास्टिक का उपयोग करके जो है वो टेंट बांधा है, जिसे मराठी में पाल कहते हैं, वो बांध के रहने वाला 8 से 9% घुमंतु समुदाय है जो 2 साइड वॉल में रहता है, जिनकी वॉल सिस्टम नहीं है। तो मेरे ख्याल से मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जिनके पास ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, एक ज़मीन नहीं है हक की, और वो ज़मीन के ऊपर 4 दीवारें नहीं है हक की, वो अपने आप में हर तरीके से उपेक्षित है, वो अपने आप में हर तरीके से वंचित है। क्योंकि आप कहाँ लाइट लगाओगे, आप पानी का नल कहाँ पे लगाओगे, आप आपके दस्तावेज कौन सी ज़मीन को जो है वो प्रूफ बनाते हुए निकालोगे। तो जब ज़मीन का टुकड़ा ही नहीं है, तो ज़मीन से जुड़ी हुई वो सारी चीज़ें जो आपकी प्राथमिक ज़रूरतें हैं, फिर आपका पानी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आपको जो भी घरों में चाहिए, एक बेसिक दुनिया के किसी भी कोने में जीने के लिए एक इंसान को जो ज़रूरत है वो पाल में है ही नहीं, वो घुमांतु की झुग्गी झोपड़ियों में है ही नहीं जो 2 साइड वॉल में है, और वहाँ पे दस्तावेज नहीं है। कई संशोधन ये बताते हैं कि घुमांतु जो है वो 80% से ज़्यादा दस्तावेज के बिना जीते हैं, मतलब बेसिक आधार कार्ड भी नहीं है। अगर आपको किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है, राशन कार्ड बनाना है, बर्थ सर्टिफिकेट्स कई बार नहीं होते हैं। तो जीने के लिए, योजनाओं तक पहुंचने के लिए, खुद की पहचान बनाने के लिए जो दस्तावेज चाहिए वो घुमांतु के पास बहुत बड़े प्रमाण पे नहीं है। मैं एक ट्राइबल कम्युनिटी में से आती हूँ और मैं अभी 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रही हूँ। मैंने आर्ट्स लिया है और मैं मेरे कम्युनिटी में से पहली लड़की हूँ जो एक CBSE स्कूल में पढ़ पाई हूँ। एंड मेरी कम्युनिटी में से ज़्यादा लड़कियाँ पढ़ नहीं पाती है, लिख नहीं पाती है, या मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उन्होंने भी बस 1st और 2nd तक पढ़ाई की है, और हमें पढ़ाई करने का स्कोप ही मिलता नहीं है। जो मेरी जनरेशन है, इवन हमारे लिए भी एक कल्चरल शॉक आ जाता है जब हम कॉलेज में जाते हैं और नए चेहरे देखते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, क्योंकि हम उनमें उतनी अच्छे से घुल मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो हमारा माहौल नहीं है। हम एकदम ग्रास रूट लेवल से आते हैं, और जब हम ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं जहाँ पे लोग हमें इतनी इज्जत नहीं देते, मतलब उनकी इतना हमें मानते नहीं है, तो हमें
बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है वहाँ पे जाने के लिए। मेरा और मेरे जो युवा दोस्त हैं, हम सबका बस यही कोशिश चल रही है कि हम एटलीस्ट हम में से 10-20 लोग ऐसे इकट्ठे कर सके जो एक साथ हम मिलजुल के एटलीस्ट हम फॉरेन जा सके, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सके और एजुकेशन ले सके, जिसके वजह से जो आने वाली पिछली जनरेशन है हमारी, वो हमारे वजह से और पढ़ लिख पाए और आगे जा पाए। मला असं वाटतं की आपण आपल्या कास्टला न लाजता आपण ओपनली बोलायला पाहिजे की बाबा मी एंटी कम्युनिटीमधून आहे किंवा महार आहे, मांग आहे किंवा गोंधळी आहे, या समुदायामधून आहे. आपण ते ओपनली बोलू शकतो की हा बाबा मला प्राऊड फील होतं की मी या कास्टमधून आहे. तुम्ही चांगल्या पदीचं उच्च शिक्षण घ्या, काहीतरी कमवा, नाव कमवा, आई वडिलांचं नाव मोठं करा. आज अनुभूति जहाँ पे काम कर रहा है, जिन झुग्गी झोपड़ियों में जिनको हम पाल कहते हैं, मैं उसी पाल में बड़ी हुई हूँ मेरी जिंदगी के 30 साल। और मैंने देखा है कि बेसिक पानी मिलना ये कितना बड़ा प्रिविलेज हो सकता है, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। लाइट आपको मिलना ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। तो मुख्य धारा के लोगों को मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके पास जो है आप उसके बारे में सचेत ही नहीं हो, क्योंकि एक 10% पॉपुलेशन उसको पाने के लिए हर तरह का संघर्ष करने को तैयार है। वहां से ही जो है मुझे लगा कि अगर मेरे वो अनुभव है तो फिर अभिव्यक्ति भी मेरी ही होनी चाहिए। सवाल अगर मेरे है तो नेतृत्व भी मेरा ही होना चाहिए, क्योंकि जब मुझे कोई बाहरी इंसान दिखता है तो उसे मैं गरीब और वंचित के आगे ध्यान में ही नहीं आती हूँ। कहीं तो दहलीज के बाहर रखे हुए लोग, कहीं तो खड़े होने वाले लोग जो बस वंचित है या गरीब है। लेकिन ये चित्र ऐसा नहीं है। हम सांस्कृतिक तौर पे बहुत अमीर है, हम भाषाओं के तौर पे बहुत अमीर है, हम कलाओं के तौर पर बहुत अमीर है, हम संघर्ष के तौर पर बहुत ताकतवर है। लेकिन एक व्यवस्थात्मक और संरचनात्मक ढांचा ही इस तरह से बना है जो इतना जहरीला है। उनको पता ही नहीं है कि ये समुदाय वो समुदाय है जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी ली। जब स्वतंत्रता की परिभाषा लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, तब घुमंतू जनजाति स्वतंत्रता के क्रांतिकारी कर सामने आए थे। सारा अपनी कला ऊपर और हमारे लोगों को बेचना नहीं है। दाखा भाई बाटी, हम कंपनी का काम करते हैं। स्कूल की सुविधा नहीं है, हमारे बच्चे घर पे रहते हैं। नेहा दीदी आए है ना, ये बनाती है। हमारे को 30 साल हो गए इधर झुप्पड़पट्टी की। ये हमारे बच्चे को पढ़ाती है, स्कूल भी बिठाती है, खाने का भी देती है, डांस कराती है, बच्चे लोग को खिलाती भी है, घुमाती भी है, बाहर भी लेके जाती है। अच्छा लगता है, हमारे बच्चे लोग को घुमाती है, फिराती है, अच्छा उनको शिक्षा देती है। उम्र में नहीं है, हमारा साथ भी देती है, हमारा मदद भी करती है। हमारे बच्चे लोग को आधार कार्ड भी नहीं है, वो भी मदद करती है। गेल्या 7 ते 8 वर्षापासून अनुभूती संस्थेसोबत मी जोडून आहे। या वस्तीमध्ये आपण बघायला गेलो तर भटक्या समुदायामधल्या सगळ्या जाती जमाती आपल्याला बघायला भेटतील। खूप अडचणी आहेत या ठिकाणी। जेव्हा मी काम करत असते तेव्हा सुरुवातीला खूप गोष्टी दिसून आल्या की मुलं शिक्षणापासून खूप जास्त वंचित आहेत, रोजगारापासून जास्त वंचित आहेत। कंटिन्यू हे लोक मायग्रेशन करत आलेले आहेत, स्थलांतर करत आहेत, त्यामुळे त्यांचे कागदपत्र नाही आहेत। या महिला ज्या आहेत त्या बाहेर जाण्यासाठी त्यांना अडचणी येतात रोजगारासाठी की ते त्यांची सुरक्षता नाही आहे। इथं जे असलं तुम्ही आपण जर बघायला गेलो तर ज्या मूलभूत हक्क असतात, जे मूलभूत सुविधा आहेत त्या नाही आहेत। जर यांचे घरं बघाल, वॉशरूम नाही आहेत, बाथरूम नाही आहे, शौचालय नाही आहे, शाळा नाही आहे, बाजार इथं जवळ नाही आहे, हॉस्पिटल नाही आहे। हॉस्पिटलमध्ये हे लोक जेव्हा जातात तेव्हा त्यांच्यासोबत ज्या पद्धतीचा व्यवहार असायला हवा माणूस म्हणून, तो व्यवहार यांच्यासोबत नसतो। म्हणून यांचं जे पारंपरिक जे वैदू समुदाय आहे तो त्यांचा घरीच त्यांचे इलाज करतात, बाकीचे लोक आहेत ते घरीच इलाज करतात। आमचे बायांना डिलिव्हरीसाठी दवाखान्यात बघत नाही, नेलं तरी त्यांच्याकडे लक्ष देत नाही। अजून इथं बाथरूमला
म्हणजे तर हाय नाही, झोपड्यात राहतो आम्ही, येऊन बघा आमच्याकडं. आणि दुसरी गोष्ट बघायला गेलं तरी त्यांचं जे नेतृत्व आहे ते नेतृत्व फक्त त्यांच्या वस्तीपुरती मर्यादित न राहता तो बाहेरच्या लोकांना देखील कळायला हवा की मुलांचं शिक्षण जरी नसेल त्यांचं नेतृत्व एवढ्या चांगल्या पद्धतीने ते ग्रो झालेलं आहे की लोक त्यांच्या कला माध्यमातून वेगवेगळ्या पद्धतीने समोर येण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि आम्ही त्याच्यासाठी सहकार्य करत आहोत. और जब जमीन का टुकड़ा ही नहीं है, आप एक जगह पे 25-40 सालों से बसे हुए हो, लेकिन आप उस बस्ती का हिस्सा नहीं हो, आप प्रशासन के कार्यक्षेत्र का हिस्सा नहीं हो, आप वहाँ के निर्णयकारों के कैटलॉग में आने वाले इंसान नहीं हो, तब आप हर तरह से असुरक्षित हो. यहाँ की बहन बेटियाँ, बढ़ती उम्र की लड़कियाँ हर तरह से असुरक्षित है. बच्चे लोग नहीं जाएंगे तो वो ऐसे ही रहेगा ना, पागल जैसे फरते घूमते, वो ऐसे बच्चे मांगना पड़ता है उनको भी. हमको स्कूल हो जाए तो बच्चे लोग को उम्र को कुछ भी, उनको भी 2 अक्षर आगे पढ़ना चाहिए तो काम भी हम तुम्हारे से बैठ के बात कर सकते हैं ना. अब मैं अंगूठा छापूँ आपसे बात करने के लिए मैं हचकारे के, इसलिए बच्चे लोग को हमारा थोड़ा पड़ जाए तो तुम्हारे से थोड़ा कोई भी बाहर वाले आए उससे थोड़ा बात कर सकते हैं. इसीलिए अब हमारे पास नहीं, अब हम हाथ से ऐसे बनाते रूम, हम हाथ से थे, हम सामान लेके आते बाहर से, सिर पे उठा के लेके आते, फिर बनाते हम झुपड़. कॉलेज तक अभी तक कोई नहीं गया. वो दीदी बड़ा वाला दीदी है ना, वो आया जब का तो थोड़ा बच्चे लोग कभी नाम वगैरह लिख सकते हैं, नहीं तो पहले हमारा कोई है नहीं, कोई ऐसा लाए भी नहीं, हमारा प्रचार भी नहीं. हम 30 साल के यहाँ रह रहे, ऐसा प्रचार भी कभी आए नहीं हमारे बेरी. ऐसे समुदाय को हाशिए के पार रखना क्यों शक्य होता है, ये हमें अपने आप से भी पूछना होगा. और मुझे लगता है कि समाज के ऊपर ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है, एक उधारी है जो समाज को अभी चुकाने का वक्त तो बहुत पहले ही आ गया है. लेकिन अगर अभी दुर्लक्ष्य हो जाए, एक तरह का इग्नोरेंस हो जाए, तो हम घुमांतु जनजाति के अस्तित्व के प्रश्न जो है वो निर्माण हो चुके हैं. मुझे हमेशा लगता है विकास ये हमारा दूसरा स्टेप है, अस्तित्व एग्जिस्टेंस हमारा पहला स्टेप है. मैं खुद घुमांतु और भटकन समुदाय से आती हूँ और वहां पर अगर आप मेरा अनुभव पूछो तो मैं कहूँ कि मैं कई मामले में बहुत ऑनर फील करती हूँ, बहुत सम्मान फील करती हूँ, क्योंकि करीबन 24 साल हुए मैं सामाजिक डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रही हूँ. और जब मैं बाहरी समुदाय देखती हूँ और अंदर का समुदाय देखती हूँ, मुझे बहुत अंतर महसूस होता है. मतलब जहाँ पे हम लिंग भाव समानता की बात करते हैं, जहाँ पे हम जाति विषमता की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, भेदभाव रहित जीने की बात करते हैं, संगठन की बात करते हैं, भटकन समुदाय में वो ऑलरेडी है. हमारी अर्थव्यवस्था हम मिलके चलाते हैं, हम जब सारे लोग काम करते हैं तब हम खाते हैं. यहाँ पे पुरुष हावी नहीं है, यहाँ पे कोई भी इस तरह का दबाव तंत्र नहीं है जो पितृसत्ता से आता है. अगर कोई समुदाय समाज के मुख्य प्रवाह के ढांचे में नहीं बैठता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो अज्ञानी है, उसे कुछ भी नहीं आता है, बल्कि यहाँ पे स्त्री सत्ता है, बल्कि यहाँ पे फेमिनिज्म का जमीनी अनुभव है जिसे हम नारीवाद कहते हैं. तो मैं जब सोचती हूँ कि यहाँ पे कौन सी चीजें नहीं है, तो वो चीजें नहीं है जो व्यवस्था से नहीं आई हुई है. फिर से जो संविधान की उपलब्धि हमें होनी चाहिए, जो संविधान की उपलब्धि में हमने हमारी जगह क्लेम करनी चाहिए. 1952 में जो हैबिचुअल अफेंडर एक्ट हुआ, उसके बाद हमारे पूर्वज जो कुंपन के पीछे थे, ओपन जेल्स में थे, वो बस तारे ही काट दी. लेकिन इस तरह के कोई भी ढांचे नहीं बनाए गए कि जिनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इस देश के बनाने में है, और बस स्वतंत्रता में नहीं, कलाएं बनाने में है, यहाँ की अभिव्यक्ति बनाने में है, यहाँ का सांस्कृतिक ढांचा बनाने में है. वो आएंगे तो आप उनको क्या जवाब दोगे? उसके ऊपर कोई भी संरचनात्मक काम नहीं हुआ है. और इसके लिए हम संशोधन भी करते हैं. हमारे संशोधन के ढांचे थोड़े अलग हैं. यहाँ पे संशोधन करने के लिए बाहरी लेंस से हम लोगों को कम इनवाइट करते हैं, लोग आते ही नहीं हैं. हमारे मुद्दों के संशोधन हम खुद करते हैं, जहाँ पे हमारे युवा जो नोमैडिक डिनोटिफाइड ट्राइब से आते हैं, यहाँ के समूह संगठक जिसे हम कहें कि ग्रास रूट लीडर, ये मिलके हमने एक मॉड्यूल ही बनाया है जहाँ पे हम ग्राउंड में रिसर्च करते हैं, हम लिखते हैं, उसे हम प्रकाशित भी करते हैं. कोई भी नया कदम जब उठाना है, बस्तियों का निर्माण करना है, प्रोग्राम्स का निर्माण करना है, प्रकल्प का निर्माण करना है, तो वो ये कोलैबोरेटिव ढांचे में जिसे कहे कि वो होता है. बड़े बड़े लोगन के बंगला
संस्था करके और एक व्यक्तिगत कार्यकर्ता के रूप में हम पहले से ही जिन समुदायों के साथ काम कर रहे हैं, अभी मैं जिन समुदायों के साथ काम कर रही हूँ वो भटकन समुदाय है। मैं खुद उन समुदायों में से अपनी पहचान रखती हूँ। मैं खुद घुमांतू जनजाति की हूँ। मेरा जो समुदाय है वो घिसाड़ी जनजाति से आता है। आपने अगर देखा होगा कि कई रोड साइड पर या रास्ते के किनारे 2 साइड वॉल में, 2 साइड टेंट में लोहे के औजार और हथियार बनाने वाला समुदाय होता है, जो मेटल के साथ जो है वो वेपन्स बनाता है, खेती के बांधकाम के औजार बनाता है। मैं उस समुदाय से आती हूँ। मेरा अपना अनुभव हर हिस्से में पाल और झुग्गी झोपड़ियों से रहा है। तो मैंने ये देखा है कि वहाँ से अनुभव लेते हुए जब कार्यकर्ता, राइटर, रिसर्चर, प्रेजेंटर करके आप आगे बढ़ते हो, फिर आप एक संस्था का निर्माण करते हो, उस संस्था के अंदर 100% ग्रास रूट लीडरशिप के लिए जगह बनाते हो, तब ये इतना आसान नहीं है, वो चैलेंजिंग है। क्योंकि जहाँ से हमें आर्थिक निवेश लाना है, हमारे संसाधन जो है वो जमा करने हैं, वो कुछ सेटल लैंग्वेजेस को जानते हैं, वो एक तरह की भाषाओं को जानते हैं, एक तरह के परिवेश को जानते हैं। वहाँ पे अपने आप का प्रतिनिधित्व करना ये मेरे जैसे लीडर के लिए फिर से जो है वो बहुत चैलेंजिंग है। क्योंकि मैं संस्थाओं के फंडिंग के सर्कल में भी हम जैसी संस्थाएं हाशिए पे है, मतलब हम उन सर्कल के भी हाशिए के बाहर है। तो इस आह्वान के साथ काम करते वक्त हम काफ़ी ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जो सेटल संरचनाएं रही है, कि जो हम नंबर्स में पूछते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट में पूछते हैं, एक झटके में बदलाव होना चाहिए, उस तौर पे जो हम सवाल करते हैं, सच में सच्चा भारत जो है वहाँ पे ये सवाल लागू नहीं पड़ते हैं। जो बहुत ही विस्थापित है, जिसे वो प्रस्तापित नहीं है, उसके पास संसाधन नहीं है, वो अपने अस्तित्व की जो है वो लड़ाई कर रहा है, तब मुझे लगता है कि खासकर अगर हम भटकन समुदाय के बारे में बात करें तो ये 10% पॉपुलेशन के ऊपर अगर हम काम करेंगे तो एक्चुअली नेशन बनाने वाले ये लोग हैं, राइट। स्वतंत्रता को हासिल करने वाले लोगों में से ये लोग हैं। यहाँ की कल्चरल अभिव्यक्ति करने वाले, भाषा की संपन्नता बढ़ाने वाले, डाइवर्सिटी और विभिन्नता की नींव रखने वाले ये लोग हैं। लेकिन आज वो इन हालातों में हैं। आज उनके लिए किसी भी तरह का, जिसे कहे कि संसाधन नहीं है, कुछ इस तरह के कुछ ठोस ढांचे नहीं है कि उनकी विकास की परियोजनाएं जो है वो तैयार हो पाए। जब हम इतने ज़्यादा ग्रासरूट समुदाय के साथ जब हम काम करते हैं, तब हमें समझना पड़ेगा कि भटकन समुदाय के साथ अगर सही मायने में ग्रासरूट लेवल पे काम हो तो वो देश बांधने का ही काम है, देश निर्मित का ही काम है, देश की दिशा तय करने वाला नेशन बिल्डिंग का ही काम है, जो वो हम कर रहे हैं। और ऐसे काम करते हुए जब प्रॉक्सिमेट लीडर करके मेरे जैसे लोग सामने आते हैं, तब आर्थिक संसाधन निर्माण करना ये इतना बड़ा चैलेंज हो जाता है। लेकिन हम प्रिविलेज महसूस करते हैं यहाँ पे कि भारत बिजली जैसे कुछ साथी हमारे साथ हैं, उस तरह के और भी साथी हैं, और भारत बिजली उनमें से एक है जो समझता है कि ग्रासरूट की अंडरस्टैंडिंग क्या है, जो एक तरह का दबाव नहीं लाता है कि वो सक्सेस इसे कहते हैं, वो बदलाव इसे कहते हैं। वो यकीन मानते हैं कि बदलाव आप डिफाइन करोगे, सक्सेस आप डिफाइन करोगे, आपकी प्रक्रियाएं आप डिफाइन करोगे। और सच में एक संस्था करके काम करते हुए ये एक बहुत बड़ा रिलीफ होता है जब आपके कंट्रीब्यूटर इस तरह के हो। तो मुझे लगता है कि ये एटीट्यूड जो है ये सच में मतलब अमल करने वाला एक तरह का एटीट्यूड है, जिसे मैं कहूँ कि इस तरह का ढांचा अगर कंट्रीब्यूटर अपनाने लगे, वो समझ पाए कि इतने हाशिए के साथ काम करते हुए आप क्या पूछोगे, आप क्या सवाल करोगे, आप सवाल करोगे भी या नहीं करोगे, या आप सपोर्ट करोगे। अनुभूति फिर क्या काम करती है? अनुभूति के काम के एरियाज भी जो है वो मेरे काफ़ी निजी अनुभवों में से आए हैं कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्यों ध्यान देने की ज़रूरत है, और किस कटिबद्धता से ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हमने जो विषय चुने हैं अनुभूति के लिए वो बहुत ही व्यक्तिगत अनुभव से आते हुए सामूहिक तौर पर जाते हुए वो विषय है। तो सबसे पहला विषय हमारा जो है, हम मानसिक न्याय को लेकर काम करते हैं, करियर जस्टिस को लेकर हम काम करते हैं, हम उसे करियर लीडरशिप भी कहते हैं। हम लैंगिक प्रजनन आरोग्य को लेकर काम करते हैं, उसके अंदर की स्वायत्तता मतलब ओनरशिप और एजेंसी को लेकर काम करते हैं। आपातकाल को हम किस तरह से जवाब दें, तो घुमांतू ज़्यादातर रहते हैं बहुत कॉन्फ्लिक्ट जोन में, इस तरह की ज़मीनें जो उपजाऊ नहीं है, स्मशान के एरिया है, कचरा कुंडी के एरिया है, जहाँ पे स्लम ख़त्म होता है
और स्लम के बाद कोई जाना नहीं चाहता है। उसके 15-20 मिनट के बाद घुमंतू और भटकन की ज़मीन जो है वो तैयार होती है। तो यहाँ पे डिज़ास्टर आने की भी ज़रूरत नहीं होती है, आपातकाल आने की भी ज़रूरत नहीं होती है, ऑलरेडी आपातकाल है। तो हम महसूस कर सकते हैं कि जब आपातकाल आता होगा तो ये समुदाय जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन और अस्वस्थ हो जाता है। और ये सारी चीज़ों का जो नींव है वो एक थ्रेड पकड़कर जाता है संवैधानिक हिम्मत तक, संवैधानिक एक्सेसिबिलिटी तक। और फिर ये सारा जो चीज़ें आ रही है वो आ कहाँ से रही है, तो हमें उसका सरल सादा उदाहरण मिलेगा कि वो आ तो रही है संवैधानिक ढांचे से। संविधान सबका है और उसकी गारंटी उसकी हमें संविधान के पहले शब्द से मिलती है कि हम भारत के लोग हैं। और वहाँ पे फिर हमारा एक लार्जर व्यापक काम जो है वो तैयार होता है कि हम संवैधानिक उपलब्धि की ओर आगे बढ़ते हुए संवैधानिक नेतृत्व का पुरजोर निर्मित करें। हम हमारी वहाँ पे जगह ले, अभिव्यक्ति तो करे ही करे, तकरार भी करे, विरोध भी करे और हमारी बातें हम वहाँ पे रखें। ही माणसं आहे कधी भादी ग भटक्याला पाहिजे आजोबी ग बरखादी ग